बच्चों नमस्कार। हम लोगों ने लेक्चर 1 में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें को पढ़ना चालू किया था। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में हमने फर्स्ट मीन मतलब माध्य या जिसे हम अर्थमेटिक एवरेज भी कहते हैं, यह हम लोगों ने पढ़ा था। और सेकंड पढ़ा था मीडियन। इस लेक्चर में हम थर्ड जो मेजर है मॉड, फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन जिसे शॉर्ट में हम जीएम लिखेंगे, और फिफ्थ हार्मोनिक मीन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मॉड जिसे हम बहुलक या भूयिष्ठिक भी कहते हैं, भूयिष्ठिक। तो मॉड क्या होता है कि वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच कम्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, मतलब चर का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है। मतलब किसी वितरण में जैसे मॉड निकालना है तो मॉड वह मान है जो चारों ओर के पद सर्वाधिक, चारों ओर के पद जिस पर सर्वाधिक केंद्रित हों, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, ऐसे चर के मान को हम मॉड या भूयिष्ठिक कहते हैं। द मॉड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू एट द पॉइंट वेयर विच द आइटम्स टेंड टू मोस्ट हैवीली कंसंट्रेटेड। इट मे बी रिगार्डेड एज द मोस्ट टिपिकल ऑफ ए सीरीज ऑफ वैल्यूज। जैसे कि आप देखते हैं कि हम बाजार भी है, बाजार भी बहुत कुछ मॉड पे डिपेंड करता है, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों पे डिपेंड करता है। जैसे कि यदि मैं खुद बाजार जूते खरीदने जाता हूँ और मेरी जो जूते का नाप यदि एक्सेप्शनली ज़्यादा है, मान लीजिए 10 नंबर है, तो उस साइज़ के जूते हमें बाज़ार में कम वैरायटी मिलेगी। लेकिन हमारा नाप बहुत छोटा है, जैसे मान लीजिए 6 नंबर है या 7 नंबर है, तो उसका भी हमें बाज़ार में वैरायटी कम मिलेगी। लेकिन चूँकि एक मध्य मान का नाप अधिकांश लोगों का होता है, इसलिए उनकी वैरायटी बाज़ार में ज़्यादा मिलेगी। तो मॉड की और केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की बहुत ज़्यादा उपयोग है सामान्य जीवन में भी। फिर से सुन लीजिए, चर का वह मान जो सबसे अधिक जिसकी आवृत्ति हो उसे हम मॉड कहते हैं, या चर का वह मान जो सबसे अधिक बार आता हो उसे हम मॉड कहते हैं। मतलब वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच कम्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड मॉड। मॉड के लिए दो फार्मूले हैं। फार्मूला नंबर 1 कि मॉड इक्वल, इसको हम संकेत रूप में MO लिखेंगे, स्मॉल l प्लस F1 बाई F-1 प्लस F1 इंटू आई क्या है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। और दूसरा फार्मूला है मॉड इक्वल स्मॉल l प्लस F-1 बाई 2F माइनस F-1 माइनस F1 मल्टीप्लाइड बाई आई। तो यहाँ जैसे कि हमने मीडियन क्लास निकाली थी, मीडियन निकालते समय इसी प्रकार हम मॉडल क्लास निकालेंगे। तो मॉडल क्लास मतलब ऐसी क्लास, ऐसा वर्गअंतराल जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, मतलब दैट पर्टिकुलर इंटरवल हुज फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बंटन में जिस भी क्लास इंटरवल की आवृत्ति सबसे अधिक होगी उसे हम मॉडल क्लास लेंगे। तो स्मॉल है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, स्मॉल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब स्मॉल एल हो गया आपका जो भूयिष्ठिक वर्गअंतराल है उसकी निम्न सीमा। इसी प्रकार स्मॉल एफ जो
मॉडल क्लास है उसकी आवृत्ति f-1 जो है फ्रीक्वेंसी बिफोर द मॉडल क्लास के पूर्व की आवृत्ति f1 फ्रीक्वेंसी इमीडिएटली आफ्टर द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के जस्ट पूर्व की आवृत्ति f-1, उसके बाद की आवृत्ति f1 और मॉडल क्लास की आवृत्ति f। तो इसके अलावा I जो है विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है, जो भूयिष्ठिक क्लास है, भूयिष्ठिक वर्ग अंतराल है, उसकी जो आवृत्ति है उसे हम कहते हैं स्मॉल आई, जो उसकी चौड़ाई होगी। ओके, तो इन वैल्यूज़ का उपयोग करके हम मॉड निकालते हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ मॉड के लिए आपके पास दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला है फर्स्ट और एक सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूले में देखेंगे आप कि मॉडल क्लास की जो आवृत्ति है f, इसका भी उपयोग होता है ना, लेकिन यहाँ नहीं होता है, इसलिए हम सेकंड फार्मूले का उपयोग करते हैं, इसको हम बेहतर फार्मूला मानते हैं। तो मॉड भी हम न्यूमेरिकल डाटा के लिए निकालते हैं। मॉड के बाद नेक्स्ट आप करता है कि ज्योमेट्रिक मीन में हार्मोनिक मीन है। इसके पहले चूंकि मीन मीडियन मॉड हम पढ़ चुके हैं, तो हम फिर इनमें जानना चाहते हैं कि इनमें भी एक रिलेशन होता है जिसे हम कहते हैं एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। मतलब इन तीनों के बीच में जो संबंध होता है उससे हम कहेंगे एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। सो यहाँ देखेंगे कि मीन माइनस मॉड इक्वल 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। ये इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में एम्पिरिकल रिलेशन कहलाता है, या अनुभाविक संबंध भी हम कहते हैं। अनुभाविक संबंध है, एम्पिरिकल रिलेशन है। और हम ये भी जानते हैं कि इनमें जो मीन छोटा होता है मीडियन से और मीडियन छोटा होता है मॉड से संबंधित है। तो इसके बाद आते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन की ओर, जो आपका फोर्थ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ज्योमेट्रिक मीन, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि इफ़ यू हैव टू नंबर्स a एंड b, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी इक्वल a इंटू बी रेज टू 1/2। स्कूल लेवल में आपने पढ़ा है। तो यहाँ मान लीजिए कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज है x1, x2 एंड सो ऑन xn। तो यदि इनका ज्योमेट्रिक मीन मान लीजिए हमने संकेत लिया g, तो g होगा x1 इंटू x2 इंटू एंड सो ऑन xn। इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर दे देंगे 1/n, चूँकि n वैल्यूज़ हैं ये। जैसे आपके पास दो वैल्यूज़ थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया और पावर दे दी 1/2। तो ये ज्योमेट्रिक मीन होगा n वैल्यूज़ के लिए। यदि मान लीजिए जो आपकी n वैल्यूज़ हैं x1, x2 एंड सो ऑन xn, इसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं x1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 की फ्रीक्वेंसी f2 है और fn की फ्रीक्वेंसी fn है। मान लीजिए कि टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको हम लिखते हैं सिग्मा f। यदि टोटल फ्रीक्वेंसी कैपिटल N के इक्वल है, तो देखिए इनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे होगा कि हम x1 को मल्टीप्लाई करेंगे f1 टाइम्स, तो लिख सकते हैं x1 की पावर f1, x2 को मल्टीप्लाई किया f2 टाइम्स, तो इसे लिखेंगे x2 रेज़ टू f2 एंड सो ऑन xn की पावर fn। अब
इनकी पावर जैसे दो वैल्यूज़ थी तो 1/2, n वैल्यूज़ हैं तो 1/n हमने ली पावर, और यदि कैपिटल N वैल्यूज़ हैं तो हम लेंगे यहाँ पावर 1/n, मतलब 1/nth रूट हम निकालेंगे। यहाँ ये होगा ज्योमेट्रिक मीन। चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसलिए हम इसको लॉग ले लेते हैं। लॉगरिथम लेने पर राइट हैंड साइड भी लॉग लेंगे तो होगा 1/n log x1 raised to f1 इंटू x2 raised to f2 इंटू xn raised to fn। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस 1/n log, अब लॉग हम इनको सेपरेट कर देते हैं, सभी के लॉग हम अलग अलग निकाल लेते हैं। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे जिससे आप जानते हैं कि log ऑफ m raised to n इक्वल n log m, और log ऑफ m इंटू n इज़ log m प्लस log n। ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं तो इन सभी का अलग अलग समेशन ले लेंगे विथ log, और चूँकि पावर में है तो पावर को हम इस नियम से शुरू में ले आएंगे। तो इसी को लिख सकते हैं हम f1 log x1 प्लस f2 log ऑफ x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस fn log ऑफ xn। ओके, और शॉर्ट में से हम लिख सकते हैं कि log ऑफ z इक्वल 1/n सिग्मा f log x, या हम fi log xi लिख लें वेयर i वेरी फ्रॉम 1 to n। ये हुआ आपका लॉग के लिए, गुणोत्तर माध्य के लिए, ज्योमेट्रिक मीन के लिए फार्मूला। यहाँ आप लिख सकते हैं 1 to n, इसका मतलब ये है कि ये n वैल्यूज़ हमारे पास हैं, x की वैल्यूज़ n हैं और फ्रिक्वेंसीज भी n हैं। और ज्योमेट्रिक मीन के बाद इसका फिफ्थ जो मेज़र है यह है हार्मोनिक मीन, गुणोत्तर माध्य के बाद हरात्मक माध्य। जैसे कि आपने हरात्मक माध्य पहले भी निकाला है 12th लेवल में, उसमें इसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए कि जैसे कि आपके पास यदि n वैल्यूज़ हैं x1 x2 xn, जिनका हमें हरात्मक माध्य निकालना है, मतलब वी हैव टू फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ वैल्यूज x1 x2 एंड xn। ओके, तो ये मान लीजिए हार्मोनिक सीरीज है, हार्मोनिक सीरीज है। ओके, तो हमें यदि इनका माध्य निकालना है तो वी हैव टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1/x1 1/x2 एंड सो ऑन 1/xn, मतलब इसके रेसिप्रोकल क्या होंगे, समानांतर श्रेणी में आएंगे, और इनका जो है जो मीन होगा वो होगा 1/h। यदि h इसका हार्मोनिक मीन है तो 1/h इनका मीन होगा। तो हम समांतर माध्य कैसे निकालते थे, सभी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, पहले जोड़ देंगे सभी मानों को और इनको हम डिवाइड कर देंगे। टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं, टोटल वैल्यूज़ जो हैं वो n है, तो हम इसको n से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो सॉरी लाइन थोड़ा तिरछी हो रही है, तो इसको हम n से डिवाइड कर देते हैं, तो ये होगा आपका 1/h। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 1/h इक्वल सिग्मा 1/x डिवाइडेड बाई n। यहाँ यदि सभी चर की जो वैल्यूज़ हैं x1 x2 xn, इनकी यदि फ्रिक्वेंसीज हैं, ये चर की वैल्यूज़ हैं, इनकी यदि फ्रिक्वेंसीज f1 f2 एंड सो ऑन fn है, देन हार्मोनिक मीन विल बी गिवन बाय 1/h इक्वल, मान लीजिए टोटल फ्रीक्वेंसी कैपिटल N है तो दिस 1/n सिग्मा f अपॉन x, जिसे हम लिख सकते हैं 1/n सिग्मा 1/x। तो यहाँ हार्मोनिक मीन निकालने का ये तरीका होगा।
तो इस प्रकार से आपने ये 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखी हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट आते हैं डिस्पर्सन पर। और डिस्पर्सन जैसे कि उसका हम डेविएशन भी कहते हैं, विचलन। मतलब आंकड़े कैसे कैसे विचलित होते हैं, कैसे मतलब विक्षेपण इनमें होता है। हम इसको एक बहुत छोटे से एग्जांपल के द्वारा लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 2 टाइपिस्ट हैं जिनको हमने टाइपिंग का काम दिया हुआ है कि दोनों को टाइप करना है मंडे टू सैटरडे। ओके, सो टाइपिस्ट ए मान लीजिए एक टाइपिस्ट ए है और दूसरे टाइपिस्ट बी है। मंडे को टाइपिस्ट ए जो है वो 20 पेजेस टाइप करता है और टाइपिस्ट भी 10 पेजेस टाइप करता है। इसी प्रकार इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो मान लीजिए टाइपिस्ट ए है, मंडे को 20 और ट्यूसडे तक 20 पेजेस टाइप करता है और थर्सडे से सैटरडे तक 30 पेजेस टाइप करता है। तो हम देखते हैं टोटल ये पेजेस जो टाइप करता है ये 150 पेजेस टाइप करता है। ओके, और टाइपिस्ट भी मंडे को केवल 10 पेजेस टाइप करता है और ट्यूसडे, वेडनेसडे को 20 पेजेस टाइप करता है, थर्सडे, फ्राइडे को 30 पेजेस टाइप करता है और सैटरडे को 40 पेजेस टाइप करता है। हम ये देखते हैं ये भी टोटल 150 पेजेस टाइप करता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि एवरेज ऑफ टाइपिस्ट ए इक्वल अर्थमेटिक एवरेज ऑफ टाइपिस्ट बी इक्वल 150/6, दैट इज 25 पेजेस। ओके, 25 पेजेस पर डे। तो इसका मतलब यह है नहीं हम कहेंगे कि दोनों टाइपिस्ट एक जैसे हैं। बात यह है कि यहाँ हम देखेंगे कि जो टाइपिस्ट ए है वो मैक्सिमम पेजेस 30 टाइप करता है और मिनिमम पेज 20 टाइप करता है, जबकि टाइपिस्ट बी मिनिमम पेज 10 टाइप करता है और मैक्सिमम पेज 40 टाइप करता है। तो इनका हम यदि देखें कि डेविएशन क्या है, मतलब विचलन क्या है ना, कि या डिस्पर्स कितने हो रहे हैं एवरेज से। तो डिस्पर्सन के लिए हम क्या कहेंगे, एक नाम दे देंगे रेंज डिस्पर्सन। ओके, इसको हम फिर से लिख देते हैं, दिस इज रेंज डिस्पर्सन। मतलब डिस्पर्सन की एक माप कौन सी होगी, एक मेजर हो गया रेंज। तो रेंज ऑफ ए दिस इज 30 - 20 इक्वल 10 और रेंज ऑफ बी इज 40 - 10, तो ये हो गया 30। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि टाइपिस्ट ए जो है उसका डिस्पर्सन बहुत कम है, मतलब टाइपिस्ट ए कॉन्सिस्टेंट है। तो डिस्पर्सन के बहुत से मेजर होते हैं, जिसमें से सबसे पहला हम देखें, अभी जो आपने देखा रेंज मतलब विस्तार मतलब मिनिमम और मैक्सिमम में कितना अंतर है। दूसरा मेजर है डिस्पर्सन का क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन जो आपने जो चतुर्थक निकाले थे अभी लास्ट लेक्चर में, है ना, लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल, उनका जो अंतर है Q3 - Q1, उसको हम क्वार्टाइल डेविएशन कह देते हैं। या एक और इंटर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल का सेमी इंटर क्वार्टाइल। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, तो ये हुआ 1/2, चूँकि सेमी हो गया आधा हो गया, तो ये भी एक विचलन का माप है, विक्षेपण का माप है। और थर्ड एक माध्य विचलन होता है, मीन डेविएशन। यहाँ माध्य से मतलब जो है ये अर्थमेटिक मीन नहीं है, माध्य विचलन जो हम कह रहे हैं ये डेविएशन किसी के
थ्रू भी ले सकते हैं। कहते तो एवरेज डेविएशन है, एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन। ओके, तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि मीन डेविएशन इज डिफाइंड बाय 1/n सिग्मा f इंटू एक्स माइनस m। अब यहाँ m में भी मीडियन, मीडियन आर मॉड। तो यहाँ हम कैसे कहेंगे फिर मीन डेविएशन? मीन डेविएशन अबाउट मीन, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और मीन डेविएशन अबाउट मॉड। इसके अलावा एक और है मानक विचलन। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो जैसे सबसे पहले हमने देखा कि रेंज डेविएशन। तो रेंज डेविएशन में देखेंगे आप कि यहाँ जैसे हमने एग्जांपल लिया था टाइपिस्ट ए और टाइपिस्ट बी, तो इसमें केवल दो आंखों का उपयोग होता है, मिनिमम और मैक्सिमम। बाकी इन सब का कोई उपयोग नहीं होता है, इसलिए ये जो विचलन है ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद आते हैं हम दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन पर आते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन में देखेंगे कि पहले भी हमने देखा है कि जैसे मान लीजिए हमने स्केल बनाया, ओके, किसके लिए? स्केल हमने बनाया फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ये मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है अप टू n। आप देखते हैं कि 1/4 पोजीशन पर आपने देखा Q1 होता है, और 3/4 पोजीशन पर Q3 होता है। तो अब आप देखिए Q3 और Q1 इनके बीच में केवल 50% फ्रीक्वेंसी होती है, अतः केवल 50% आंकड़ों का हम उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम इस क्वार्टाइल डेविएशन के लिए इसको भी हम अच्छा नहीं मानते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं हम, जैसे हमने क्वार्टाइल डेविएशन निकाला, हम ऐसे देख सकते हैं डिसाइल डेविएशन भी देख सकते हैं। डिसाइल डेविएशन जैसे आपने डिसाइल निकाले थे, फर्स्ट डिसाइल, सेकंड डिसाइल, थर्ड डिसाइल। डिसाइल हमने डिफाइन किया था कि डी आर इक्वल स्मॉल एल प्लस आर अपॉन एन इंटू 10 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू आई। तो डिसाइल डेविएशन जो होता है कि हम इसको डी डी लिख देते हैं, डिसाइल डेविएशन इज D9 माइनस D1। तो डिसाइल भी क्या है, जो पहला 10वां हिस्सा होगा वो D1 होगा, और जो नॉर्मल होगा वो D9 होगा। तो D9 और D1 इनके बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी? 80%। ओके, तो D1 और D9 के बीच में आएगी 80%, इसलिए ये भी जो है हम इसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। इसके बाद आते हैं मीन डेविएशन की तरफ। अब मीन डेविएशन में देखेंगे कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, मॉड और मीडियन। तो इनमें हम देखते हैं कि एक्स की सभी वैल्यूज़ का उपयोग होता है मीन डेविएशन निकालने में यहाँ पर। ओके, तो ये जो है बाकी दोनों से अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और देखी, हमने लिया मॉड ऑफ x माइनस एम। मॉड ऑफ x माइनस एम क्या है? x माइनस एम की केवल हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, यदि नेगेटिव भी आई तो हम उसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो ये भी मेजर तो है डिस्पर्सन के लिए, मीन डेविएशन है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे अच्छा माना जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर भी हम एक प्रॉब्लम मीन डेविएशन अबाउट मीन का चूँकि एक सवाल देख चुके हैं, मीडियन का सवाल देख चुके हैं, इसलिए हम एक काम करते हैं कि मीन डेविएशन अबाउट मॉड निकालते हैं। तो क्वेश्चन आपका होगा कि एक हमने प्रॉब्लम ले लेते हैं कि फाइंड मीन डेविएशन अबाउट
mod for the following डाटा। ना डाटा हम वर्टिकली ही ले लेते हैं कि जिससे कि हमें आगे दोबारा ना लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए x जो है वैल्यूज़ हैं 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30 और इनकी फ्रिक्वेंसीज आपको मान लीजिए 0 to 6 है, फ्रिक्वेंसी 8 है, 6 to 12 ये 10 है, 12 to 18 12 है, सिमिलरली 8 और 7 है। हम इसको टोटल फ्रिक्वेंसी भी देख लेंगे भी। और इतना निकालने के बाद अब जब हमें इसके लिए निकालेंगे और मॉडल क्लास होगी, फार्मूला अप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। तो हम x की मिड वैल्यू निकाल लेंगे, मिड वैल्यू ऑफ कैपिटल X। तो इसको हमने स्मॉल x कह दिया। तो 0 + 6/2 दिस 3, पहले अपने स्कूल लेवल पे निकाली। 6 + 12/2 दिस इज 9, 15, 21 एंड 27। अब चूंकि हमें मॉड निकालना है तो हमें x माइनस मॉड हम निकालेंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो इसको निकालने के पहले हमारे पास मॉड होना चाहिए। मॉड के लिए आपने फार्मूला देखा है कि मॉड इक्वल स्मॉल l प्लस f माइनस 1 बाई 2f माइनस f माइनस 1 माइनस f1 इंटू आई। तो यहाँ आप देखेंगे कि स्मॉल l क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होगी? जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी, और सबसे अधिक आवृत्ति क्या है? 12। ओके, इसलिए 12 आपकी होगी मॉडल क्लास। इसको हम फिर से देख लेते हैं। 12 to 18 ये एक भागांतराल है, इस भागांतराल की आवृत्ति है 12, इसलिए यह हो गया आपका मॉडल क्लास। तो सबसे पहले मॉडल क्लास की आवृत्ति लोअर लिमिट देख लें। स्मॉल l इक्वल 12 है, इसकी चौड़ाई है i इक्वल 18 - 6 दैट इज 18 - 12 दैट इज 6। इस मॉडल क्लास की आवृत्ति 12 है, तो 12 हो गया है। लोअर लिमिट भी 12 है, इसको आप थोड़ा एक दूसरे से मत जोड़िए। फ्रीक्वेंसी बिफोर द मॉडल क्लास, इसके पूर्व की जस्ट पूर्व की आवृत्ति ये आपकी f1 होगी आपकी 10, और f-1 ये f-1 10 हो गया, और f1 इसके बाद की आवृत्ति ये है 8। सभी वैल्यूज आपको मिल गई, आप यहाँ वैल्यूज को रख दें। तो स्मॉल l इज 12 प्लस 12 माइनस f-1 10 2 इंटू f दैट इज 2 इंटू 12 तो हुआ 24 माइनस 10 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो इसको आप कैलकुलेट करें, 12 प्लस 2 डिनोमिनेटर 6 से 24 माइनस 18 और 6 कैंसिल हुआ, तो आपको मिल गया मॉड इसका 14। तो अब यहाँ से हमें निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस मॉड। तो 3 माइनस, हम मॉड को आपको लिख देते हैं कि मॉड इक्वल 14। ओके, जिससे आपको याद रहे हैं। तो 3 माइनस 14 इज माइनस 11, 9 माइनस 14 माइनस 5, दिस इज प्लस 1। लेकिन हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, इसलिए हम यहाँ बिल्कुल चूक नहीं करेंगे, माइनस को हटा दें। चूँकि हमें केवल धनात्मक मान ही लेना है, इसलिए यहाँ हम केवल पॉजिटिव ही लेंगे। तो 15 माइनस 14 1, 21 माइनस 14 ये आपका 7, और यहाँ हुआ 13। इस प्रकार ये वैल्यूज आपको मिल गई। इनको मल्टीप्लाई करना है f से, तो f इंटू एक्स माइनस मॉड ऑफ x माइनस m। आप जो भी टेबल बनाते हैं
वो टेबल हमेशा क्लोज होनी चाहिए। ओके, तो तभी हम उसका अच्छा टेबुलेशन मानते हैं। तो चूँकि आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें मानना चाहिए कि हम स्टैटिस्टिक्स के विद्यार्थी हैं, तो टेबल को भी हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ओके, तो इस लाइन को थोड़ा और नीचे कर देते हैं, लास्ट वाली। सो ओके, ये इसको वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी हमें लाइन ड्रॉ करना चाहिए कॉलम को एक दूसरे से अलग करने के लिए। ओके, तभी स्टैटिस्टिक्स में टेबुलेशन अच्छा माना जाता है। लेकिन इसके अलावा हम यहाँ टोटल भी तो निकालेंगे, तो मैं चूँकि यहाँ ओवरलैप हो सकता है इसलिए दूसरे कलर से हम इसको लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। फार्मूला को काटेगा ना ये, इसलिए इसको दूसरी लाइन से हमने ओवरलैप कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ जो टोटल है, टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 30 + 15, दिस इज 45। अब हमें फ्रीक्वेंसी से इनको मल्टीप्लाई करना है मॉड ऑफ x माइनस MO के लिए। तो एफ है 18, इसके करस्पॉन्डिंग मॉड x माइनस MO 11 है, तो ये हुआ 88। तो इन वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं। दिस इज 88, 10 5 जा 50 प्लस 12 प्लस 8 7 जा 56 प्लस 7 3 जा 21। इनका हम टोटल देख लेते हैं। हमें इसके टोटल की ज़रूरत नहीं है ना मॉड ऑफ x माइनस MO की, इसलिए इसका टोटल हम देख लेते हैं। तो दिस इज 7 and 29, 297। तो यहाँ हम देखेंगे मीन डेविएशन आपको मिला, मीन डेविएशन अबाउट मॉड इक्वल 1/n सिग्मा f, मॉड हम इसको कह देते हैं m0। तो यहाँ m0 लिख लें या m लिख लें, एक ही बात है। तो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होता है। आपका 1/n है 45 और ये निकला आपका 297। 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। So our result is 5 6 जा 36.6। ये हुआ आपका मीन डेविएशन अबाउट मॉड। यदि आपसे कहते कि अबाउट मीडियन निकालिए तो आपका सवाल चेंज हो जाता है, वहाँ आप मीडियन निकालते। चूँकि मीडियन का एक प्रॉब्लम हम पहले कर चुके हैं इसलिए हमें इसकी आवश्यकता यहाँ नहीं लगी। मीन आपके लिए वैसे सिंपल होता है, तो आप इसके न्यूमेरिक प्रॉब्लम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस डेविएशन में भी हमने क्या देखा, हमने यहाँ ये देखा कि हमने इनको मॉड ऑफ x माइनस m जो नेगेटिव वैल्यूज मिल रही थी उसको हमने आर्बिट्रेरी मतलब स्वैच्छिक रूप से हमने सबको पॉजिटिव बना दिया। इसलिए इस डेविएशन को भी बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। बाकी रेंज डेविएशन से, क्वार्टाइल डेविएशन से, चूँकि ये सभी फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है इसलिए इसको उनसे हम अच्छा विचलन मानते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ, जो आपने देखा था कि नंबर 4 स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, इसे हम कहते हैं परिमाप विचलन। इसके लिए फॉर्मूला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम नॉर्मली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। दिस इज पॉजिटिव रूट ऑफ 1/n सिग्मा f x माइनस m होल स्क्वायर, जहाँ की n टोटल फ्रिक्वेंसी, स्मॉल f फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेरिएबल है, m जो है ये आपका माध्य है, मतलब अर्थमेटिक मीन है।
मीन अर्थमेटिक मीन, सॉरी अर्थमेटिक मीन है ये, समांतर माध्य जो आप निकालते थे। तो अब आप देखिए कि हमने यहाँ जो पॉजिटिव बनाया था, यही यदि हम इसको मॉड वैल्यू ना लेके नेगेटिव वैल्यू ही लिखते और फिर उसका स्क्वायर कर दें, तो इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी स्वैच्छिक रूप से हमने किन्हीं आंकड़ों को धनात्मक या ऋणात्मक नहीं कहा है। इसलिए ये जो डेविएशन डिस्पर्सन की माप है ये सबसे अच्छी मानी जाती है। एक और होता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, मतलब वर्ग माध्य मूल विचलन। इसके लिए फॉर्मूला है स्मॉल एस इक्वल पॉजिटिव ये भी हम लेते हैं 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, जहाँ की ए जो है हम कोई भी एक ओरिजिन ले लेते हैं ए को, है ना, तो ए के सापेक्ष हम विचलन निकालते हैं, इससे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ देखें कि जो सिग्मा स्क्वायर है इसे हम कहते हैं वेरिएंस या प्रसरण कहते हैं, प्रसरण। और एस स्क्वायर जो है दिस इज सेकेंड मोमेंट अबाउट ए, सेकेंड मोमेंट अबाउट ए। तो मोमेंट्स अभी आपने नहीं पढ़े हुए हैं, मोमेंट्स के लिए भी हम आगे इनका अभी अध्ययन करेंगे। हालांकि आपके सिलेबस में अलग से जो है सिलेबस आपको जो दिया गया है उस सिलेबस में आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस किसके लिए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए है, मीन एंड मॉड है, ज्योमेट्रिक मीन है, पार्टीशन वैल्यूज है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में रेंज है, इंटरक्वार्टाइल रेंज है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और मोमेंट्स भी हमें निकालना है। मोमेंट्स के साथ हमें स्क्यूनेस और कर्टोसिस भी पढ़ना है। तो मोमेंट्स निकालने के लिए भी अलग से प्रोसेस है और उसको भी हम निकालेंगे आपके लिए। तो पहले हम थोड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि जैसे आप देखें कि स्टैंडर्ड डेविएशन और इसमें दोनों में रिलेशन भी होता है, रिलेशन between S and sigma, that is relation between root mean square deviation and standard deviation। तो देखिए कैसे हम चूँकि रूट है हम स्क्वायर लेके चलते हैं जिससे हमें आसानी होगी। तो आपने देखा कि सिग्मा स्क्वायर 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस एम होल स्क्वायर, चूँकि हमें रिलेशन निकालना है एस में और सिग्मा में, तो हम इसको एस की तरफ ले जाएंगे। एस की तरफ जाने के लिए आपको कौन सी वैल्यू लानी पड़ेगी, ए। तो हम यहाँ ए को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, ए को हम घटा देते हैं और ए को जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम एक काम करते हैं, माइनस साइन ले लें, हमने लिखा एम माइनस ए और ऊपर लाइन खींच दी। लाइन खींचने का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये लाइन ब्रैकेट हुआ। आप ब्रैकेट भी कितने प्रकार के होते हैं, सबसे छोटा लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट आपने देखा, फिर कर्ली ब्रैकेट, सॉरी इसको हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बना देते हैं, कर्ली ब्रैकेट देखा आपने, और इसके बाद ये ब्रैकेट। ये 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो ये हमने लाइन ब्रैकेट बनाया है। तो या आपको दिक्कत आती तो लाइन ब्रैकेट के बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ दिस इज एक्स माइनस ए माइनस एम माइनस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दिस होल स्क्वायर। तो लाइन ब्रैकेट अच्छा भी लगता है। सो दिस इज 1/n। अब इसको आप स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे। सो दिस इज एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस ए इंटू एम माइनस ए। लेट एम माइनस ए डिफरेंस है,
चूँकि कल्पित माध्य भी फिक्स रहता है ओरिजिन और माध्य फिक्स रहता है, इसलिए हमने इसको डी कह दिया, एम माइनस इक्वल डी, ओके, प्लस एम माइनस ए दैट इज डी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सभी को हम इनको सिग्मा एफ से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सिग्मा एफ एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, चूँकि डी निश्चित है फिक्स है और 2 फिक्स है, इसलिए हम इसको समेशन से बाहर ले गए, 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस ए प्लस डी स्क्वायर, चूँकि निश्चित राशि है, सिग्मा एफ अपॉन एन। और देखिए 1/n सिग्मा, ये तो आपका रूट मीन स्क्वायर डेविएशन है, तो हो गया एक्स स्क्वायर, ओके, ये एक्स है आपका। सो इसको थोड़ा और साफ बना देते हैं हम, ओके, ब्लू पेन ले लेते वापस, एक्स माइनस ए, तो ये है आपका एस स्क्वायर माइनस 2d, इसकी वैल्यू भी हम निकालते हैं कि अलग से आपको निकाल के रख देते हैं कि 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस ए, ये कितना होगा, देखिए दिस इज 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस सिग्मा एफ ए, 1/n को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस ए, चूँकि निश्चित राशि है तो सिग्मा एफ बाई ए को हमने समेशन से बाहर ले लिया बाई एन। अब आप देखेंगे कि सिग्मा एफ क्या है, कुल आवृत्ति है, तो एन से कैंसिल हो गया, तो इसलिए आपको यहाँ मिला सिग्मा एफ एक्स बाई एन, ये है माध्य, ये हो गया एम माइनस ए, ये भी कितना हो गया डी, जिसको हमने डी माना था ना, एम माइनस ए को डी लिया है। सो फिर से देखते हैं, एस स्क्वायर माइनस 2d इंटू डी प्लस डी स्क्वायर, यहाँ भी आपका ये कैंसिल हो गया, सिग्मा एफ कुल आवृत्ति एन के बराबर, इसलिए कैंसिल हो गया, तो प्लस आपको मिला डी स्क्वायर, तो ये हुआ आपका एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये आपके लिए बच्चों मतलब रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर डेविएशन दैट इज एस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ओके। तो यहाँ से आपने देखा कि देयरफॉर, इसको आप क्लोज कर दें थोड़ा, इसकी हमें यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सो देयरफॉर सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन एस स्क्वायर, क्योंकि ये क्या एस स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर क्या है, उल्टा लिखा है हमने, फिर से ध्यान दीजिए कि दिस इज लेस देन ए, क्योंकि ये किससे छोटा है, क्योंकि एस स्क्वायर में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, तो सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन एस स्क्वायर। तो ये हुआ आपके लिए फार्मूला, सॉरी रिलेशन हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन और रूट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में। यहीं से आप देख सकते हैं कि हम इसके लिए कुछ फार्मूला और भी निकाल सकते हैं, ओके। जैसे आपने देखा इस रिलेशन से मतलब हम शॉर्टकट मेथड भी निकाल सकते हैं। शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि आप मीन निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, वो डेसिमल में आएगा, उसका आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ से हम सबसे देखते हैं कि सिग्मा स्क्वायर इज़ 1/n सिग्मा एफ, ये तो आपका एक बेसिक फार्मूला यही है। इसी से हम देखिए, चूँकि हम शॉर्टकट मेथड चाहते हैं, तो जैसे कि आपने शॉर्टकट मेथड से माध्य निकाला था, तो यहाँ x माइनस ए कर दीजिए माइनस एम माइनस ए, जैसे कि ऊपर हमने किया था स्क्वायर, ओके। तो आपका जो x माइनस ए विचलन है, इस विचलन को कहा हमने जाई, जैसे कि हमने मीन निकालते समय कहा था। तो ये हुआ जाई माइनस एम माइनस ए होल स्क्वायर। तो इसको फिर हम एक्सपांड कर देते हैं, दिस इज 1/n सिग्मा एफ ए स्क्वायर
माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर, दैट इज m माइनस ए स्क्वायर। डिस्ट्रीब्यूट कर दें 1/n को, तो 1/n सिग्मा एफ जाई स्क्वायर माइनस माध्य भी फिक्स होता है, ए ओरिजिन है वो या कल्पित माध्य है ये भी फिक्स है, तो वो 1/n सिग्मा एफ जाई प्लस m माइनस ए, ये चूँकि निश्चित है तो ये सिग्मा एफ बाई एन। अब आप देखें कि आपने फार्मूला देखा था क्या कि मीन इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ जाई बाई एन। सो दिस इम्प्लाइज m माइनस ए इक्वल सिग्मा एफ जाई बाई एन। ये वैल्यूज जो है आप वापस ऊपर रख दीजिए तो आपको मिलेगा दिस इज 1/n सिग्मा एफ जाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m माइनस ए, ये वैल्यू रख दें आप, m माइनस ए मतलब सिग्मा एफ जाई बाई एन, सिग्मा एफ जाई बाई एन, और पहले से सिग्मा एफ जाई बाई एन है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये m माइनस ए स्क्वायर दैट इज सिग्मा, इसको फिर से लिखते हैं सिग्मा एफ जाई बाई एन होल स्क्वायर। ये आपका चूँकि सिग्मा एफ टोटल फ्रिक्वेंसी एन टोटल फ्रिक्वेंसी कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए आपको फार्मूला मिल जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर इक्वल 1/n स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 1/n सिग्मा एफ जाई स्क्वायर माइनस ये 2 टाइम्स है और यहाँ एक बार है इसलिए बचेगा सिग्मा एफ जाई बाई एन होल स्क्वायर। आप लिख सकते हैं सिग्मा इज रूट ऑफ पॉजिटिव रूट ऑफ 1/n सिग्मा एफ जाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ जाई बाई एन होल स्क्वायर। तो बेटा ये हुआ आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला। इसके अलावा विक्षेपण के जो एम्पिरिकल रिलेशन है वो भी आप देखेंगे कि मीन डेविएशन जो होता है, मीन डेविएशन इक्वल 80% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो मतलब आधा इंटर क्वार्टाइल डेविएशन होता है ये आपका 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा के इक्वल होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन, चूँकि इतना हमने इसमें पढ़ा है तो इन्हीं से संबंधित है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन हम कहते हैं सिग्मा बाई एम, इसको हम कहते हैं ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन है या प्रकीर्णन का गुणांक है, और इसको क्वार्टाइल के सेंस में भी हम डिफाइन करते हैं कि जिसे हम इसको सी डी लिखें तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन के लिए, तो सी डी को हम क्वार्टाइल के रूप में भी डिफाइन करते हैं Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम इसको शॉर्ट में सी भी लिखते हैं, तो सी भी इज डिफाइंड बाई सिग्मा बाई एम इंटू 100। तो ये सब मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ भी आपने इसमें से 12th लेवल तक भी पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।